हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है कोशिका झिल्ली। इससे पहले अपने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था या कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर की ओर एक आवरण होता है सेल वॉल का, उसके बाद में होती है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। जबकि आप एनिमल सेल की बात करोगे या फिर जंतु कोशिकाएं, उनके अंदर जो बाहर की ओर आवरण होता है वो किसका होगा? कोशिका झिल्ली का। यहाँ पे वैज्ञानिक है सी क्रेमर व सी नेगेली। इन्होंने सबसे पहले इसका नाम कोशिका झिल्ली दिया था। सी क्रेमर और सी नेगेली ने इसका नाम कोशिका झिल्ली दिया था। इसके बाद में नाम आता है इसमें प्लोव का। इन्होंने कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्य झिल्ली नाम दिया। देखो, सी क्रेमर और सी नेगेली ने तो कोशिका झिल्ली नाम दिया, जबकि प्लोव ने इसका नाम जीवद्रव्य झिल्ली दिया। इसके अलावा इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं। रासायनिक संगठन की तो ये प्रोटीन व लिपिड से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर 60% प्रोटीन होता है और 40% इसमें लिपिड होता है। प्रोटीन और लिपिड के इस संगठन को लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड के इस रासायनिक संगठन को लिपोप्रोटीन कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो जीवद्रव्य होता है उसको सीमित व बाह्य वातावरण से अलग रखने का कार्य करती है। जो कोशिका झिल्ली है, अंदर की ओर जो जीवद्रव्य होता है उसको सीमित रखने का, इसके अलावा बाह्य वातावरण से अलग रखने का कार्य करती है। फिर आता है यहाँ पे कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना, इसकी जो संरचना है इसको समझाने के लिए यहाँ पे 3 मत दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला मत आता है लेमेलर सिद्धांत या सैंडविच सिद्धांत। दूसरा है इसमें इकाई कला सिद्धांत और तीसरा है इसमें तरल मोज़ेक सिद्धांत। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है लेमेलर सिद्धांत, दूसरा इकाई कला सिद्धांत और तीसरा है तरल मोज़ेक सिद्धांत। लेमेलर सिद्धांत डेनियल व डेवसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डेनियल व डेवसन के द्वारा। इकाई कला सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया और जो तरल मोज़ेक सिद्धांत है ये सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखो, 3 सिद्धांत है। पहला लेमेलर, दूसरा इकाई कला सिद्धांत और तीसरा है तरल मोज़ेक सिद्धांत। लेमेलर सिद्धांत या फिर सैंडविच के नाम से जाना जाता है डेनियल और डेवसन के द्वारा। इकाई कला सिद्धांत रॉबर्टसन के द्वारा और तरल मोज़ेक सिद्धांत सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया। देखो, लेमेलर जो सिद्धांत है इसके अंदर क्या है कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की द्विआण्विक परत से मिलकर बनी है। इस परत के अंदर की ओर प्रोटीन परत पाई जाती है। इस परत के बाहर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है। द्विआण्विक है फास्फोलिपिड। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर जो फास्फोलिपिड है इसके अध्रुवीय सिरे एक दूसरे के सम्मुख होते हैं।
एक दूसरे के समूह के या आमने सामने होते हैं। देखो लेमेलर सिद्धांत या सेडविन सिद्धांत, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की द्विआण्विक परत है, इसके बाहर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है। इसके अंदर जो फास्फोलिपिड है ये इसके अध्रुवीय सिरे एक दूसरे के समूह के होते हैं। दूसरा सिद्धांत है इसमें इकाई कला सिद्धांत, जो कि रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली ये फास्फोलिपिड की द्विआण्विक परत से मिलकर बनी है। साथ ही यहाँ पर प्रोटीन भी उपस्थित है, प्रोटीन की यहाँ पर सिंगल लेयर है, ठीक है। अब जो द्विआण्विक लिपिड परत है और एक प्रोटीन वाली, तो यहाँ पर टोटल कितने स्तर बन जाते हैं, त्रिस्तर या फिर 3 स्तर बन जाते हैं, और इन तीनों स्तरों को इकाई कला के नाम से जाना जाता है। तीसरा है यहाँ पे तरल मोज़ेक सिद्धांत या फिर तरल मोज़ेक सिद्धांत, जो कि सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इसमें यहाँ पर जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड की परतों के बाहर व अंदर प्रोटीन परत पाई जाती है, प्रोटीन परत पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर इस फास्फोलिपिड के अंदर दसी हुई प्रोटीन पाई जाती है, दसी हुई प्रोटीन, जिसे समाकल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, समाकल प्रोटीन। जबकि बाहर की ओर और अंदर की ओर जो प्रोटीन है उसे परिधीय प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसे तरल मोज़ेक क्यों बोलते हैं, फास्फोलिपिड की परतों के बीच में प्रोटीन, जो समाकल प्रोटीन है, वो धसी हुई होती है या फिर मोज़ेक अवस्था के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे यहाँ पे तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन की, कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके कार्यों की। तो देखना, पहला आता है यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात ये जो पदार्थ होते हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार अंदर की ओर ग्रहण करती है और उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है। दूसरा है यहाँ पर कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य किया जाता है। थर्ड आता है इसके अंदर यहाँ पे कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का अंतःग्रहण किया जाता है, पदार्थों का अंतःग्रहण किया जाता है। साथ ही यहाँ पे पदार्थों का बहिर्गमन भी किया जाता है। देखो अंतःग्रहण इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अंतःग्रहण की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। 2 भाग है इसके भी, एक तो होता है इसमें फेगोसाइटोसिस और दूसरी आती है इसके अंदर पिनोसाइटोसिस। इसे 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि यहाँ पर जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा है पिनोसाइटोसिस, तरल पदार्थों को कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, तो उस क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया अंतःग्रहण, बहिर्गमन का मतलब है यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जो पदार्थ है, पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालना,
पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। देखो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है पदार्थों को कोशिका से बाहर, कौन से पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका के लिए, उन पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली होती है इसके द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है। परिवहन भी दो प्रकार का होगा, एक होगा इसमें सक्रिय और दूसरा होता है इसमें निष्क्रिय परिवहन। दो प्रकार का परिवहन है, एक सक्रिय परिवहन और दूसरा आता है इसमें निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का मतलब है कि जब पदार्थों का परिवहन किया जाता है तो उस दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं, और जब यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोशिका झिल्ली अंतः व बाह्य प्रासरण की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली अंतः और बाह्य प्रासरण की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो देखना, ये कोशिका झिल्ली थी पादप कोशिकाओं के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके नीचे की ओर पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये बाहर की ओर उपस्थित होती है। सी क्रेमर और सी नेगेली ने यहाँ पर इसका नाम कोशिका झिल्ली रखा, प्लो ने इसका नाम जीवद्रव्य झिल्ली दिया। रासायनिक संगठन की बात करोगे तो मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इसका 60% भाग बनाता है और लिपिड इसका 40% भाग बनाता है। इसमें दोनों को सामूहिक रूप से लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जीवद्रव्य को सीमित और बाह्य वातावरण से अलग करने का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली की संरचना है इसे समझाने के लिए 3 मत दिए गए, जिसमें पहला आता है लेमेलर सिद्धांत या फिर सैंडविच, जो कि डेनियल डेवसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है इकाई कला सिद्धांत, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, और तीसरा है तरल मोज़ेक सिद्धांत, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। फिर आता है इसमें कार्यों की बात करते हैं। पहला है चयनात्मक पारगम्य, दूसरा कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, तीसरा कोशिका झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों का अंतःग्रहण और बहिर्गमन किया जाता है। अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करना। इसमें 2 भाग है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है ठोस पदार्थों को कोशिका के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है तरल पदार्थों को कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकालती है, उस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अलावा कार्य है इसका परिवहन का, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन का। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है इसमें कोशिका झिल्ली अंतः और बाह्य प्रासरण की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।